नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे मार्केट में अवेलेबल है और अभी रिसेंटली एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जो कंपनी का आने वाले टाइम पे बहुत ही तगड़ा री-रेटिंग कर देगा। तो कंपनी का नाम है स्वान एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी की शुरुआत 1919 के अंदर हुई थी। करंट प्राइस है वो ₹673 है। स्टॉक का पी 70 है और आरओसी 8, आरओई 7 है। इंडस्ट्री का अगर पी देखें तो 36 के आसपास है और स्टॉक का पी 70। तो आप ये मत समझना यहाँ पे महंगे वैल्यूएशंस पे है, क्योंकि इसने अभी रिसेंटली एक्विजिशन किया है। उसके बाद में इस कंपनी की अभी री रेटिंग होना यहाँ से बाकी है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 54% है और 54% में से भी 18.4% है वो प्रमोटर ने प्लेज कर रखा है। ये कंपनी के लिए नेगेटिव है, लेकिन ये किया क्यों है? क्योंकि इनको एक एक्विजिशन करना था जिसके लिए इनको फंड की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने ये प्लेज किया था। तो इसका भी हम आगे विश्लेषण करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 13% 17% के और इस कंपनी के ऊपर जो डेबिट है वो 3,440 करोड़ रुपए का है, जो इन्होंने कंपनी का एक्विजिशन करने के लिए ही डेबिट अभी रिसेंटली है वो रेज किया था। इस कंपनी की एक साल की जो सेल्स अगर हम बात करें तो 5,000 करोड़ रुपए के आसपास है। स्वान एनर्जी ने एनसीएलटी के थ्रू जो रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी थी एक अनिल अंबानी की, उसको एक्वायर्ड कर लिया। उसके बाद में ये होगा क्या कि इस रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को एक्वायर्ड करने के बाद में ये कंपनी अभी है डिफेंस के अंदर भी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकती है, ऑयल एंड गैस के लिए भी ले सकती है, शिप रिपेयरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स भी इस कंपनी को मिल सकते हैं, शिप बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स भी इस कंपनी को मिल सकते हैं। इसीलिए ये जो न्यूज है ये कंपनी के लिए बड़ी और बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही री रेटिंग करने वाली न्यूज है। इसका हम आगे इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में अध्ययन करेंगे। इस कंपनी के अगर हम चार्ट की बात करें 2007 से 2024 के, तो इस कंपनी का अभी स्टॉक है वो लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और अभी फिलहाल है जो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे अक्यूमुलेशन है वो बड़े प्लेयर के द्वारा हो रहा है। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी की बिजनेस की और इस कंपनी की हिस्ट्री की, तो ये कॉटन और पॉलिस्टर टेक्सटाइल के अंदर अपने प्रोडक्ट है वो बनाती है और उनको मार्केट के अंदर इंडियन मार्केट में है वो बेचती है। इस कंपनी ने एक एलएनजी टर्मिनल भी है वो जाफराबाद गुजरात के अंदर डेवलप किया था। रियल एस्टेट में भी अपना कारोबार करती है। इस कंपनी की शुरुआत 1919 में हुई थी, लेकिन उसके बाद में 1992 में एक दवे एंड मर्चेंटाइल फैमिलीज थी, उसने इस कंपनी को एक्वायर्ड कर लिया था। जो इसका पहले प्लांट था वो सेवारी कुर्ला मुंबई में था, लेकिन 2002 में इसने टेक्सटाइल बिजनेस है उसको डिसकंटिन्यू यानी बंद कर दिया था। 2011 में इसने फिर दोबारा एक प्लांट है वो अहमदाबाद गुजरात में स्टार्ट किया और जो इसका पुराना प्लांट था मुंबई में, जो उस लैंड पार्सल को इन्होंने रियल एस्टेट के रूप में वो है डेवलप किया। ये आगे हम इस वीडियो में देखें कि कहाँ-कहाँ इसने रियल एस्टेट में क्या डेवलप किया, कितनी इसकी रेंटल इनकम है और कहाँ-कहाँ पे ये रेजिडेंशियल हो बना रहे हैं। इसकी एक टेक्सटाइल की प्रोसेसिंग यूनिट है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 1 लाख मीटर पर डे के हिसाब से ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी एनर्जी की, तो इसके पास एक 5 एमएमटीपीए का एलएनजी स्टेशन है, जिससे इसको टोलिंग टर्मिनल भी बोलते हैं, क्योंकि इससे इसको कंपनी को इनकम आती है रेंटल इनकम टाइप। आउट ऑफ 5 एमएमटीपीए 4.5 एमएमटीपीए तो इस कंपनी ने है वो ऑलरेडी रेंट पे दे रखा है अगले 20 साल के लिए। और उसके अंदर कौन कौन से स्टेट और सेंट्रल पीएसयू कंपनी जैसे जीएसपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंपनी है जिनको इन्होंने रेंटल पे दे रखा है, तो उससे इस कंपनी को इनकम आती है। रियल एस्टेट बिजनेस है, जो पुरानी लैंड मिल थी, पुरानी जो मिल थी इनकी मुंबई में, वहां पे जो इसकी लैंड है वो उसको डेवलप कर रहे हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट में। अशोक गार्डन है इनका सेवारी में, आईटी पार्क है कुर्ला में, तो उससे इन कंपनी को है वो इनकम आती है, रेंटल इनकम आती है। अब अगर दूसरे उसके अलावा साइंट एक पार्क है बैंगलोर में, जिससे लगभग 16 करोड़ रुपए पर ईयर इस कंपनी को रेंटल आता है और एक हैदराबाद में जिससे 15 करोड़ रुपए के आसपास इसको कंपनी को रेंटल पर ईयर आता है। इसके अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी है, एक बैंगलोर में है और दूसरा यशवंतपुर एरिया है जो बैंगलोर का, वहां पे 22 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं जिसको 3 विंग्स में कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये जॉइंट वेंचर्स है, बना रहे हैं। इनकी एक 100% सब्सिडरी भी है। उसके पास में लैंड पार्सल है इनका बैंगलोर का, बैंगलोर, मैसूर एंड चेन्नई का, जो आने वाले टाइम पे ये डेवलप करेंगे। इस कंपनी ने सितंबर 2023 के अंदर 2,90,000 प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं वो नॉन प्रमोटर को इश्यू किए थे 495 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने जब रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को एक्वायर्ड किया था तो उसके लिए इनको फंड की आवश्यकता थी, तो उस टाइम पे इन्होंने
जो 495 रुपीज में है, प्रेफरेंशियल शेयर्स है नॉन प्रमोटर कैटेगरी को इश्यू किए थे। जब इन्होंने रिलायंस नेवल का एक्विजिशन किया था तो इन्होंने एक एसपीवी बनाया था, स्पेशल पर्पज व्हीकल। उसके थ्रू हेजल मर्चेंटाइल लिमिटेड है, तो उसके थ्रू इन्होंने एक एसपीवी बनाया था अक्टूबर 2023 में, और उसी के थ्रू इन्होंने उसको एक्वायर किया आरएनएल को। दिसंबर 2023 में इस कंपनी ने लगभग 5 करोड़ फ्रेश इक्विटी शेयर्स हैं वो आरएनईएल के इश्यू किए थे, जो हेजल इंफ्रा लिमिटेड को। और जो रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे, उनको भी ये इनमें से शेयर दिए जाएंगे। 26,82,150 शेयर्स हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड में, उनको अलॉट किए जाएंगे। इसका जो रेशियो होगा वो होगा 1:275, यानी कि जिसके पास में रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के 275 शेयर पहले थे, उसको एक शेयर है वो स्वान एनर्जी लिमिटेड का दिया जाएगा। जो ये एचआईएल का ये एसपी भी बनाया था इन्होंने, स्वान एनर्जी और हेजल मर्चेंटाइल लिमिटेड ने, उसमें स्वान एनर्जी का 74% होल्ड है और हेजल मर्चेंटाइल का 26% स्टेक है। स्वान एनर्जी को रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है वो मात्र 2100 करोड़ रुपए में मिली है, बहुत ही सस्ते और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे। अभी आगे इसका रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का हम अध्ययन करेंगे, ये बहुत ही वैल्यूएबल है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इसके पास डॉकयार्ड है, और भी बहुत सारे हैं, वो आगे हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इस कंपनी को एक्वायर्ड करने के लिए इस स्वान एनर्जी ने है वो लगभग 3,000 करोड़ रुपए का क्यूआईपी किया था। जो क्यूआईपी है वो रिलायंस नेवल को, एक तो जो शिपयार्ड है उसमें पीपाव में इसका, उसको मॉडर्नाइज करेंगे, और जो इनको फंड इनको एक्वायर्ड करने के लिए चाहिए था वो उसमें से यूज करेंगे। स्वान एनर्जी ने 8 अगस्त 2024 को रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें कहा कि 331 करोड़ रुपए का एक पेमेंट है वो इनको करना था। उसकी जो डेडलाइन थी वो दिसंबर 2024 थी, मतलब 23 दिसंबर 2024 तो करना था, लेकिन उन्होंने उसको प्री पेमेंट कर दिया। तो ये अच्छी चीज है कि कंपनी की जो फंडामेंटल्स है, फाइनेंशियल स्थिति है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। जो रिलायंस नेवल की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, उसका पहले नाम था रिलायंस डिफेंस और इंजीनियरिंग लिमिटेड। उसके बाद में, उससे पहले उसका नाम था पीपाव शिपयार्ड लिमिटेड एंड पीपाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। ये इंडिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्री कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये जो पीपाव है गुजरात के अंदर अवेलेबल है इसका शिपयार्ड। रिलायंस नेवल इंडिया की ऐसी पहली प्राइवेट सेक्टर की कंपनी थी जिसको लाइसेंस मिला था कि वार शिप्स है वो बना सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कंपनी स्वान एनर्जी के लिए कितना इंपॉर्टेंट एक्विजिशन है, और ये जो है लार्जेस्ट शिपयार्ड है इंडिया में। पीपाव शिपयार्ड है वो लगभग 500 एकड़ या 2 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। 732 मीटर का एक्सक्लूसिव वार फ्रंट है इसके पास में। इसके पास एक डॉकयार्ड है जिसकी 640 मीटर की लेंथ है और 65 मीटर की ब्रेथ है। ये जो कंपनी है वो लगभग 4 लाख टन DWT, डेड वेट टनेज है, उसको अकोमोडेट कर सकती है। इतनी कैपेसिटी ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है इंडिया के अंदर जिसके पास में अवेलेबल है। अगर ये मैं मिला दूं मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, अगर इन तीनों की कैपेसिटी मिला दूं तो भी लगभग है वो रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की कैपेसिटी से कम रह जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा और कितने सस्ते वैल्यूएशन पे स्वान एनर्जी को ये एक्विजिशन है एनसीएलटी के थ्रू मिल गया। इनके पास एक ऐसी क्रेन है जो डायरेक्टली 1200 टन तक को डायरेक्टली शिप से उठा सकती है, हैवी मशीनरी ये को लोडिंग कर सकती है और ऑफलोडिंग कर सकती है। फरवरी 2014 के अंदर जो रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है उसने एक एग्रीमेंट किया था हैवी वेट टोरपीडोज बनाने के लिए। तो ये भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी इन्होंने ऑलरेडी एक्वायर्ड कर रखी है। आप देख सकते हैं कौन कौन से सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। नेवल शिप बिल्डिंग में, ऑयल एंड गैस में, कॉमर्शियल शिप बिल्डिंग में रिपेयर करती है और अपग्रेड करती है शिप को, हैवी इंजीनियरिंग और नेवल प्रोग्राम्स हैं उसमें भी ये कंपनी काम करती है। वर्टिकल्स क्या क्या, नेवल शिप बिल्डिंग्स उसके अंदर ये काम करती है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बनाती है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स बनाती है, फ्रिगेट्स बनाती है, करवेट्स बनाती है, डेस्ट्रॉयर्स बनाती है, रिसर्च वेसल्स बनाती है, सबमरीन्स बनाती है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाती है। मतलब ये बहुत ही अच्छा डिफेंस में काम करती है। ऑयल एंड गैस की बात करें तो ईपीसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ये सारे काम करती है। ऑफशोर हो, ऑनशोर हो, रिफाइनरीज, एलएनजी रिलेटेड कोई भी सेक्टर हो, इसके अंदर ये कंपनी काम करती है। कॉमर्शियल शिप बिल्डिंग्स में ये शिप्स की डिजाइन बनाती है, पूरा पूरा प्रोसेसिंग करती है, कंप्लीट बेसिक डिजाइन बनाती है। सिस्टम इंटीग्रेशंस, ये थर्ड पार्टी कोई भी अगर आपको उसमें सॉफ्टवेयर डलवाना है या कोई भी इक्विपमेंट उसमें अगर इंस्टॉल करवाना है तो ये कंपनी वो काम भी करती है। रिपेयर और अपग्रेड करती है, स्टील रिपेयर्स, पाइपिंग रिपेयर्स, प्रोपेलर रिपेयर्स, टेल शाफ्ट्स, रडर रिपेयर्स, कोटिंग्स एंड कैथोडिक प्रोटेक्शन रिपेयर्स,
मशीनरी रिपेयर्स, इलेक्ट्रिकल एंड ई एंड आई रिपेयर सॉल्यूशंस, ये सारे प्रोवाइड करवाए। हेवी इंजीनियरिंग के लिए, हेवी इंजीनियरिंग का कारोबार करती है नेवल प्रोग्राम्स में नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम्स, को प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स एंड सेंसर्स, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स और अंडर वाटर सिस्टम्स बनाती है, सिस्टम इंजीनियरिंग बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखें तो इसके पास एक डॉकयार्ड है जो इंडिया का सबसे बड़ा डॉकयार्ड है, जो 662 मीटर 662 इंटू 65 मीटर का वो पूरा ड्राई डॉकयार्ड है, जिसके अंदर इसकी फैसिलिटी 1,44,000 टन पर ईयर की एनुअल कैपेसिटी है। और इसके पास एक क्रेन है जो डायरेक्टली 1200 टन तक का है वो उठा सकती है, चाहे हेवी मशीनरी हो या कोई भी हो। RNEL है, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड हैज शिप रिपेयर कैपेसिटी ऑफ 12,000 मेट्रिक टन पर डे, ए मॉडर्न पाइप शॉप विद a कैपेसिटी ऑफ 3,050 इंच डायमीटर पर डे। अगर हम इस RNEL का अगर ऑर्डर बुक देखें, करंट ऑर्डर बुक, तो इसके पास में अभी 5 नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स फॉर इंडियन नेवी, एक कोस्ट गार्ड के लिए, एक ट्रेनिंग शिप्स है और 14 ईस्ट पेट्रोल्स हैं, फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं, वो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। रेवेन्यू ब्रेकअप देखिए कंपनी का, तो कंपनी शिप बिल्डिंग से 68% बनाती थी, रिपेयर एंड फैब्रिकेशन से 19%, और अगर इसके पास जो सरप्लस मटेरियल होता था उसको सेल करती थी तो उससे 13% का रेवेन्यू इस कंपनी को आता था। तो बहुत ही डिफरेंट सेक्टर में कंपनी है वो काम करती है। इस कंपनी की इंसॉल्वेंसी 4 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी, IDBI बैंक ने एनसीएलटी इसकी इसके अगेंस्ट में फाइल की थी। उसके बाद में रिजोल्यूशन प्लान है वो प्रोसेस हुआ 15 जनवरी 2020 के अंदर। इसके बाद में एक मिस्टर सुदीप भट्टाचार्य हैं, वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हैं, वो अपॉइंट किए गए एनसीएलटी अहमदाबाद के द्वारा 5 मई 2020 को। उसके बाद में आईएफबीसी की प्रोसीडिंग शुरू हुई और 15 जनवरी 2020 को है उन्होंने जो बोर्ड था उसको सस्पेंड कर दिया। अब अगर हम बात करें इस स्वान एनर्जी लिमिटेड की प्रॉफिट एंड लॉस की, कुछ फाइनेंशियल्स का अध्ययन करते हैं, तो इस कंपनी का जो सेल्स है वो 2013 में 279 करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर के मार्च 2024 के अंदर 5,000 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। मार्च 2023 की बात करें तो उसमें 1438 करोड़ रुपए था और मार्च 2024 के अंदर 5,000 करोड़ रुपए। तो इसके जो रेवेन्यूज हैं वो भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ से यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो स्टेबल के आसपास है, 21 में 21% थे, 22 में 14%, 23 में 16%, 24 के अंदर 17%। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2013 के अंदर 19 करोड़ रुपए और उसके बाद में आज की डेट में अगर देखें मार्च 2024 के अंदर तो वो 586 करोड़ रुपए के आसपास में इसके नेट प्रॉफिट है। अब इस कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में अगर इक्विटी देखें, इक्विटी कैपिटल तो मार्च 2013 के अंदर 19 करोड़ रुपए थी और आज है वो 31 करोड़ रुपए है। रिजर्व इस कंपनी के देखें तो मार्च 2013 में 182 करोड़ रुपए के थे और आज बढ़कर के 6,248 करोड़ रुपए के 6,248 करोड़ रुपए के। और मार्च 2023 के अंदर इस कंपनी के जो रिजर्व थे वो 2,257 करोड़ रुपए हैं। तो इसके जो रिजर्व हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। बोरोविंग्स है 2013 में 426 करोड़ रुपए थी, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, 19 में 1,077 करोड़ रुपए, 20 के अंदर 1200, 21 के अंदर जब उन्होंने रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का एक्विजिशन किया था तो इनकी यहाँ पे जो बोरोविंग्स है वो बढ़ करके 3,000 करोड़ रुपए के आसपास होगी, 22 में 4,000 के आसपास और फिर 2000 मार्च 2023 में 4,985 करोड़ रुपए के आसपास में इन कंपनी की बोरोविंग्स हो गई थी। लेकिन अगर मार्च 2024 की बात करें तो इनकी जो बोरोविंग्स है वो 3,440 करोड़ रुपए हो गई है। तो उन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा डेबिट है उसको रिड्यूस किया है, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी चीज मानी जाएगी। इन्वेस्टमेंट कंपनी का देखें तो कंपनी का लगभग अभी मार्च 2024 में 134 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जो अच्छी चीज है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो सितंबर 2021 के अंदर 64.89% का प्रमोटर होल्ड करते थे और आज की डेट के अंदर वो 53.96% प्रमोटर की होल्डिंग है। तो यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग है वो कम की है सिर्फ एक्विजिशन करने के लिए। FIS है वो धीरे धीरे इस कंपनी के अंदर अपना स्टेक है वो 11.84% के आसपास में भी होल्ड कर रहे हैं। बीच में उन्होंने 17% भी किया था, वो अभी रिड्यूस करके 11.84%। और अगर दिसंबर 2023 से देखें तो कंटिन्यूसली FIS है वो अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं। DIS की बात करें तो DIS भी है इस कंपनी के अंदर अपना स्टेक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ा रहे हैं। दिसंबर 2023 में 5.82% था, मार्च 2024 में 14.33%, जून 2024 में 14.81%। इसके अंदर LIC है वो स्टेक बढ़ा रहा है, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो अपना स्टेक बढ़ा रही है, क्वांट म्यूचुअल फंड है
वो अपना इसमें स्टेक है वो बढ़ा रही है, एक तो टैक्स सेवर फंड में और एक फ्लेक्सी कैप फंड है उसके अंदर, दो के अंदर ये अपना स्टेक है वो बढ़ा रही है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी चीज है। और जब म्यूचुअल फंड वगैरह है या जो म्यूचुअल फंड या एलआईसी या जो कोई इंश्योरेंस कंपनी जब किसी भी स्टॉक को खरीदती है, तो वो फंडामेंटली बहुत अच्छा कुछ चेक करती है, उसके बाद में उस कंपनी में अपना स्टॉक स्टेक है वो लेती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। तो अगर आप इस कंपनी में अपना स्टेक रखना चाहते हैं, तो आप 1 साल 2 साल के लिए नहीं, आप लंबे कम से कम 4 या 5 साल के लिए इस कंपनी के स्टॉक है, वो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। अगर हम बात करें अब इस वीडियो की कंक्लूजन की, तो अगर इस कंपनी के पॉजिटिव क्या है, इन्होंने सबसे बड़ा पॉजिटिव इस कंपनी के लिए एक ही है, इन्होंने रिलायंस नेवल और इंजीनियरिंग लिमिटेड का बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे है वो एक्विजिशन किया है, और ये इनके लिए आने वाले टाइम पे गेम चेंजर और री रेटिंग का कैंडिडेट हो जाएगा। डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है टेक्सटाइल के अंदर, रियल एस्टेट में, और अभी डिफेंस, ऑयल एंड गैस, नेचुरल गैस, इनके अंदर अपना कारोबार करेंगे, तो डाइवर्सिफाइड इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है। अब अगर बात करें स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन इन एनर्जी, एलएनजी स्टेशन इन्होंने लगा रखा ऑलरेडी 5 टीपीए का, और उसमें से 4.5 ऑलरेडी इन्होंने रेंट पे दे रखा है, उससे अच्छी खासी इस कंपनी को इनकम होती है। ग्रोविंग एलएनजी डिमांड, अगर एलएनजी की डिमांड बढ़ेगी तो आने वाले टाइम पे इनके जो टर्मिनल है उससे टोलिंग की रेट भी वो इंक्रीज होने की संभावना है। स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट प्रेजेंस है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है एलएनजी के लिए, टेक्सटाइल हेरिटेज भी बना रही है, वो भी इस कंपनी के लिए अच्छा है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, जैसे एलएनजी का इनका 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो वो भी इनके लिए अच्छी चीज है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के नेगेटिव्स की, तो इस कंपनी ने जब रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को एक्वायर्ड किया, तो उससे कंपनी का थोड़ा एक डेबिट बढ़ गया। जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एग्जीक्यूशन करने का रिस्क है कि वो एग्जीक्यूट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का रिवाइवल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये कंपनी के लिए एक चैलेंज तो रहेगा। रेगुलेटरी अप्रूवल्स का डिपेंडेंसी है, सेक्टर स्पेसिफिक वोलेटिलिटी है, इंडियन मार्केट है उसके अंदर इसका ज्यादा कंसंट्रेशन है, ये कंपनी है कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करती है, लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड है एनर्जी सेक्टर के अंदर इस कंपनी का, सिक्लिकल नेचर है टेक्सटाइल, तो उससे भी एक ये नेगेटिव चीज है, हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेस एक्सपीरियंस है इस कंपनी को डिफेंस सेक्टर का, तो आरएनईएल को ये कैसे रिवाइवल कर पाते हैं और कैसे उसको मैनेज कर पाते हैं, ये कंपनी के लिए एक चैलेंज भी है और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अगर ये रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को अच्छा खासा रिवाइवल कर पाते हैं, तो ये कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके काम आएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।